संजीदगी से एक ऑप्शन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मालिकान जो है जो के इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, क्या इनके पास ये इख्तियार रहना भी चाहिए या ये हुकूमत को जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आज ये बावर उनको करा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक को कि अब इसके आगे मौका नहीं है। बहुत जल्द हम इसको कराची को जो है ये लोड शेडिंग फ्री इंशाल्लाह करेंगे। ये कौन लोग हैं इलेक्ट्रिक वाले, झूठ बोलते हैं ये कि हम कराची को बिजली दे रहे हैं। ये मोनिस अलवी साहब, ये आमिर साहब, ये सारे झूठे लोग हैं। एक बड़े मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कराची वालों को उकसाया जा रहा है। हम लोग इसमें बहुत परेशान हैं। अपने मामलात जिंदगी कारोबार के जो है वो सीधे नहीं करते अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो इवन अगर टेक ओवर भी करना पड़ा कि इलेक्ट्रिक को तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। आज एक बार फिर प्रोग्राम का आगाज़ उस सेगमेंट से, उस टॉपिक से कर रही हूं कि जिस पर वक्तन फ़वक्तन बात करती रहती हूं, कराची के अवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करती रहती हूं। तो जनाबे वाला, ये सारी बातें जो पिछले एक साल में हुई है कि इलेक्ट्रिक और हुकूमती दावों के बावजूद इस साल भी कराची में जैसे ही गर्मी आई है वैसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अब ये खारादर हो, गार्डन हो, मलिर हो, मॉडल कॉलोनी हो, इंडस, महरान, कौसर टाउन, औरंगी टाउन, चिश्ती नगर, नागन चौरंगी, आई चुंदरीगा रोड, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, यूपी, गुलबर्ग, स्कीम 33, कौन कौन से इलाके हैं जिनका नाम मैं ना लूं, इन तमाम इलाकों में बिजली 8 से 12 घंटे बंद की जा रही है। और सबसे तकलीफ दे बात यह है कि कराची के बड़े हिस्से में रात 1 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कराची वालों, चैन की नींद, सुकून सब के इलेक्ट्रिक ने आपका बर्बाद करके रखा हुआ है। शहर की मौजूदा सूरत हाल पर शहरियों की जो राय है वो वक्तन फवक्तन हम सुनते रहते हैं। बेचारे कह रहे हैं कि पैसे ले लो हमसे, बिल ले लो हमसे, लेकिन उसके बदले में कुछ तो एहसान करो, कम से कम बिजली दे दो। अब क्या हो रहा है जनाबे वाला, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। उनसे मैं ये बात करूंगी, उनसे मैं ये पूछूंगी कि पिछले कई सारे दिनों से सिर्फ और सिर्फ बातें ही तो हो रही हैं। कभी कहा जाता है कि के इलेक्ट्रिक के लोगों को देखा जाएगा, ओनरशिप को देखा जाएगा कि क्यों आवाम के मसाइल को हल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही है। लेकिन ये पिछले 1 साल से अब तक बातें ही हो रही हैं। नईमुर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जमात इस्लामी से, उनको मैं खुशामदीद। तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। नईमुर रहमान साहब, सर पिछले साल भी जब ये मसले इसका आगाज़ हुआ था और माशाल्लाह ये कराची वालों को हर साल भुगतना पड़ता है, तब भी आप लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी, इस बार भी एक बार फिर आप आवाज़ उठा रहे हैं। नज़र आता है आपको ये मसला हल होता हुआ या कराची वाले बेचारे ऐसे ही के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर रहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, मसला सब हल हो सकता है, सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इसको स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए, कौमी तहवील में लिया जाए और इसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। ये 6 महीने का पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन बिल आखिर इसमें कहीं ना कहीं हम सही जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे। फिर आप कंपटीशन पैदा करें, मेजर शेयर्स जो है वो आप सरकार के रखें, 51% बाकी कंपनियों को इन्वाइट करें। लेकिन अलमिया ये है कि जितनी हुकूमतें हैं और मौजूदा हुकूमत सबके इलेक्ट्रिक की इस इंतजामिया को सपोर्ट करती है। गैस इनको फराम कर दी जाएगी, NTDC यानी नेशनल ग्रिड से इनको 1250 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है, ठीक है। इसके बाद गैस 150 से लेकर 190 MMCFD फराम की जा रही है। ऑयल के प्लांट इन्होंने बंद रखे हुए हैं। हुकूमत इनकी तर्जुमान बनकर सुप्रीम कोर्ट में गई, गवर्नर साहब, असद उमर साहब, ताबिश गौहर साहब, नदीम बाबर साहब, सारे के इलेक्ट्रिक के लगता है पेरोल पर हैं, और जाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में जाकर ये कहा कि आप हमारा मसला हल करा दें और जो हमारे ड्यूज हैं वो ठीक करवा दें और इनका लाइसेंस जो है कैंसिल होने से बचाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सारी मराद के इलेक्ट्रिक को मिली, लेकिन उन्होंने कराची के लोगों को कोई भी सहूलत देना गवारा नहीं की। ये सब मिलकर कहने लगे थे कि 15 मार्च को 900 मेगावाट वाला पोर्ट कासिम का प्लांट चल जाएगा, सबने कहा था ये। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से, वो प्लांट कहां है और क्यों इनको गैस बगैर किसी एग्रीमेंट के इनको गैस फराहम की जा रही है? एक दिन हम बिल जमा ना कराएं, ये काटने के लिए आ जाते हैं। 15-15 साल से इन्होंने पाकिस्तान के इदारों की पेमेंट नहीं की हुई। इनका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के फाउंडर CEO हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ईमानदार प्राइम मिनिस्टर की माशी टीम का हिस्सा है। इंग्लैंड में पकड़ा जा सकता है बंदा, लंदन में पेनल्टी लग सकती है, पाकिस्तान में चोरों को कोई नहीं पकड़ता। लेने के लिए ना सर मेरी टीम मुसलसल सुबह से कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक के लोग आए, तर्जुमान आए, नुमाइंदे आए, वो इन बातों का जवाब दें कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि कराची वालों का ये मसला हल होकर नहीं दे रहा है। लेकिन नहीं आया कोई भी। बड़ा राब्ता किया, बड़ी कोशिश की कि आए भाई जवाब दें, अवाम परेशान है, अवाम सवाल कर रही है, जवाब दें उनको, लेकिन नहीं आया। अब सर मसला ये
आपने एहतजाज की बात की, आपने धरने की बात की, फिर उसके बाद वज़ीर आला साहब से आपकी मुलाकात हो गई, उन्होंने ऐसा क्या कहा कि आपने अपने धरने को, एहतजाज को मौखर किया और उसके बाद अब एक बार फिर आपने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है? सर 3 साल से जो मसला हल नहीं हो रहा है वो 3 दिन के अल्टीमेटम से कैसे खत्म होगा? फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वज़ीर आला साहब ने ऐसी क्या बात आपसे कही कि आपने अपने एहतजाज को मौखर किया? सर नहीं, ये वज़ीर आला से हमारी जो मुलाकात हुई थी 6-7 महीने पहले, वो तो मर्दमशुमारी के खास तौर पर मसले पर हुई थी, सड़कों पे, पानी पे, बिजली पे, सब पर बात हुई थी और सारा एहतजाज हमारा जारी है। हमने तो अभी तकरीबन 1.5 रमजान से पहले हक दो कराची तहरीक के सिलसिले में एक बहुत बड़ी रैली की और गवर्नर हाउस पे जाकर बैठे ही इसलिए थे कि के इलेक्ट्रिक का मसला, उस वक्त इतनी बिजली का मसला नहीं था, लेकिन हमें मालूम था जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो के इलेक्ट्रिक का सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। इन्होंने 2005 से लेकर आज 2021 तक 16 साल में सिर्फ 11% अपनी जो है वो सलाहियत में इजाफा किया, जबकि निचकारी की इसलिए की गई थी कि ये खुद इनिसार होंगे। 1.5 अरब रुपए सब्सिडी उस वक्त गवर्नमेंट देती थी, अब 95 अरब रुपए सब्सिडी देती है। ये मेरे पैसे हैं जो इनको दिए जाते हैं। तो हमारी तहरीक ने एक दिन के लिए भी इसको कैंसिल नहीं किया। हम सड़क पे आ सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं कराची के शहरियों से जरूर कहना चाहता हूं कि वो अपने वोट दे देते हैं उन लोगों को कि जो उनके वोट के इलेक्ट्रिक को बेचते हैं, सिंध के वडेरों को बेचते हैं। हमारी जाली मर्दमशुमारी को पीटीआई और एमक्यूएम ने असली करार देकर कानूनी मंजूरी दे दी। तो आप खुदा के लिए कराची के लोग हमारा साथ दें। जमात इस्लामी ने पहले भी आपकी खिदमत की है और इसके इलेक्ट्रिक को तो हम ही लगाम दे सकते हैं। इन सारी पार्टियों का हिसाब किताब बंधा हुआ है, ये तो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नूरियाबाद का प्लांट हो तो वो अनवर मजीद साहब जो जरदारी साहब के फ्रंट मैन है, उनका नूरियाबाद का 100 मेगावाट का प्लांट तो चल रहा है ना, उसको तो गैस फराहम कर दी जाती है, उसमें तो मुकमुका हो जाता है। इसी तरह से पीटीआई के लोगों का हिसाब किताब बंधा हुआ। नदीम बाबर के 50 मेगावाट चल रहे हैं। सही। तो भाई हमने क्या कसूर किया है? लोग अपना रवैया दुरुस्त करें और सही जगह पर सही क़यादत को मुंतखब करें। सही सर, मैं इस बात का जवाब तैमूर साहब से लूंगी, लेकिन तैमूर साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि सर आप हुकूमत में, आप इन तमाम बातों को रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ जरा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर आज आप लोगों ने ताजरों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इज़हार यकजहती किया, उनके साथ कराची के लोगों के टैक्स माफ़ करने की बात की गई, दीगर मामलात पर बात की गई, लेकिन सर ये इतना बड़ा इशू चल रहा है कराची का कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, सर इस पर क्यों खामोश रही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट? सर नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं है। इस पे मेरा ख्याल है पिछले साल जिस तरह हाफिज नईम साहब फरमा रहे थे, ये इस पे तो कराची की हर जमात मुतफिक है और न सिर्फ पीटीआई ने धरना दिए, हमने दिए, जमात इस्लामी भी दे रही है। जो अच्छा काम कर रहे हैं देखें, उसकी हम जरूर हिमायत करेंगे। अब आपको वोट भी पड़ रही है, जल्दी तक हमें न सुनाए, कराची की आवाम को न सुनाए, अच्छा काम करें, इस्तेमाल बहाल करें। माजी में शहर को काम यहाँ जहाज में यहाँ के नौजवान पहुंच गए थे, लोग आप पर भरोसा नहीं करते। ये एक अलग चीज है, आप काम अच्छा कर रहे हैं, आवाज उठाइए, बहुत बड़ी बात है, हम इसको खुशहाइन कहते हैं, हम सब उठा रहे हैं, खामोश हम किसी तरह नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ, ये बताइए कि जो हुकूमत के 2 बड़े ताकतवर पिलर हैं, बिल्कुल इसमें आपने सही निशानदेही की, गवर्नर साहब और एक उससे बड़े 18वीं तरमीम के जो कैप्टन और चैंपियन है चीफ मिनिस्टर साहब, ये कहाँ पर ये चुप रहते हैं और इनको प्रॉब्लम है। और मैं हुकूमत सिंध का आपको मिसाल दे दूँ, सालाना 9 अरब रुपए से हुकूमत सिंध को मिलता है सालाना। गवर्नमेंट टैक्सेस में सूबाई सिंध के खाते में जमा होता है। ये चीफ मिनिस्टर साहब वैसे तो पूरी दुनिया में शोर शराबा ये वो, इलेक्ट्रिक के ऊपर आपने कभी पूछा कि 18वीं तरमीम के ताकतवर तरीन चैंपियन 18वीं तरमीम के, वो क्यों इस पर खामोश रहते हैं? सही सही। इजहार साहब, मैं ये तैमूर साहब से पूछती हूँ। तैमूर साहब, सर अभी ईद पर जो एक लंबा तरीन लॉकडाउन लगा था, छुट्टियां हुई थी, उसके बाद वज़ीर आला साहब ने कहा था बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी होगी। सर पूरा हफ्ता आवाम को बिजली मिली थी। अब ये जो 8 बजे से रात और सुबह तक का लॉकडाउन है, उसमें क्या के इलेक्ट्रिक का भी लॉकडाउन है? सर रात के वक्त लाइट नहीं होती। जब ईद के दिनों पर बिला ताअत्तुल फराहमी की बात कर दी गई थी, तो इस बार भी कह देते कि इलेक्ट्रिक को कि गर्मी बहुत है, कराची वालों को परेशान न करें, हम ऑलरेडी बंद करके बैठे हैं सब। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया किरण। आपको शायद पता होगा कि जो के इलेक्ट्रिक है उसमें 2 मेंबर्स हैं हुकूमत की तरफ से और वो दोनों वफाक के मेंबर्स हैं। सिंध का मेंबर तक गवारा नहीं किया के इलेक्ट्रिक ने या वफाकी हुकूमत ने कि हमें उसके अंदर डाले। हमने कभी भी कोई झूठा दावा नहीं किया, हमने कोई झूठा वादा नहीं किया। ये आपने देखा होगा जाके, और फिरदौस साहब ने जाके वहाँ पे
कहा था कि इलेक्ट्रिक के बाहर कि कल से कोई लोड शेडिंग होगी और उसके बाद जो लोड शेडिंग हुई वो आपके सामने है। तो हम तो खुद इनको आपको पता है कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं, हम लेटर्स लिख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम उनको चाहते हैं कि कोई फेडरल गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि जैसे मेरे भाई ख्वाजा आजाद साहब ने फरमाया 18 अमेंडमेंट के बाद भी के इलेक्ट्रिक के अंदर या इन चीजों के अंदर वफाक का सिर्फ और सिर्फ करते धरते होते हैं। अगर कोई एक्शन ले सकता है वो वफाक ले सकता है। और मैं नईम भाई की बात से एग्री करता हूं कि मुझे समझ नहीं आता क्यों हर कोई चुप करके बैठा हुआ है, क्या मजबूरी है। आपको पता है दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी ले जाएंगे तो आपके पास एक चॉइस होती है, 15-15, 20-20 कंपनीज की तरफ से कंपटीशन होता है, आप किसी एक को ले सकते हैं। पर हमारे यहाँ कराची में एक मोनोपोली है, हमें अगर बिजली चाहिए तो के इलेक्ट्रिक चाहिए और कोई तरीका नहीं। तो जब तक हम ये मोनोपोली खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे ऑपरेटर्स को आने की इजाजत नहीं देंगे और जब तक हमें ये मोनोपोली रहेगी, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा, तो क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक को। वो तो सिर्फ और सिर्फ अभी एक खाना खाने का किरदार अदा कर रहे हैं, सिर्फ इनको माल बनाना है, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है लोगों को देखना क्या लोड शेडिंग हो रही है, किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है। एक तो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग हम बर्दाश्त कर सकते हैं कराची के लोग, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग 6-6, 8-8 घंटे तक बिजली चली जाती है। तो हमें ये वफाक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वैसे भी आपने देखा है अभी क्या पॉलिसी रही है और क्या हालात रहे हैं। वफाक क्या किरदार अदा कर रहा है सर पिछले एक साल से, सिवाय बातों के? ये ख्वाजा साहब इस पे शायद अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। खुर्रम शेर जमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के आगाज में ही दिखाया, असद उमर साहब जब आए उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मसले पर क्या बातें की, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने क्या बातें की, आमिर लियाकत साहब ने, दीगर लोग क्या क्या बातें करते रहे, अल्टीमेटम्स भी देते रहे। लेकिन सर एक साल बाद फिर वही मसला सर उठाए खड़ा हुआ है, सब खामोश है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा सिवाय आवाम की आहू बुका के। सर नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं आई है, बहुत ज्यादा बेहतरी हुई है। पिछले दिनों कुछ फॉल्ट आ गया था जिसको बेहतर करने के लिए के इलेक्ट्रिक ने काम किया है। और आप देखेंगे जो लोड शेडिंग जिन एरिया से कंप्लेन हो रही है वो एरियाज हैं जहां जो कि हाई लॉसेस एरिया हैं। वो तो के इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी बोला है कि जहां पे हमारे हाई लॉसेस हैं वहां पे हम अपने लॉसेस कवर करने के लिए उधर लोड शेडिंग हम करेंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन करना लास्ट ईयर से अभी के, तो मेरे ख्याल से नाम मुनासिब होगा। आप ये देखेंगे इंडस्ट्री की जो उसकी रनिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपकी टेक्सटाइल मिल्स किस तरह चल रही है। सो कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक ने बेहतर काम किया है। मेरी मोनस सलवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि उनको एडिशनल 660 शायद मेगावाट उन्होंने कहा कि उनको रिक्वायर्ड है, जो कि एनडीटीसी में अवेलेबल भी है, जिसके लिए हमाद अजहर साहब से मैंने खुद पर्सनली तौर पे उनको रिक्वेस्ट की है कि ये के इलेक्ट्रिक को पूरा किया जाए, जो कि हो भी जाएगी। मैं समझ रहा हूँ उसमें असद उमर साहब भी काम कर रहे हैं और हमारे बाकी मेंबर्स भी। खुर्रम साहब, जो मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ, यानी वो एरियाज जहाँ पर बिजली चोरी होती थी या जहाँ पर हाई लॉसेस थे, वहां पर जो गैर एलानिया या एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, स्पेशली गैर एलानिया लोड शेडिंग जो हो रही है, पूरी पूरी रात बिजली जा रही है, ये के इलेक्ट्रिक की तरफ से जायज हो रही है। सर ये बेहतर काम कर रही है के इलेक्ट्रिक। सर जिन एरियाज में जो एरियाज हाई लॉसेस हैं, जहां पे लोग बिल पे नहीं कर रहे, के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि खाली उन एरियाज के अंदर जो है इस वक्त वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज एरियाज वो कह रहे हैं कि बाकी कहीं पे लोड शेडिंग नहीं हो रही है। अगर कहीं पे लाइट गई है, कोई मेजर सर मैं आपको गिनवा सकती हूँ 100% बिलिंग वाले एरिया पर पूरी पूरी रात लाइट जा रही है। सर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक बिजली नहीं होती। गिनवा सकती हूँ मैं आपको, मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पर। आप वही खुर्रम शेर जमान साहब हैं जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिछले साल सड़कों पर थे। खुर्रम साहब, आज आप कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक बेहतर काम कर रही है। सर जितना के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैंने बात की, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की होगी। और मैं आज भी समझता हूँ कि कराची की बेहतरी के लिए के इलेक्ट्रिक अकेली नहीं होनी चाहिए, और भी कंपनीज होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बेहतर काम कर रहा हो, उसने कुछ बेहतरी की हो, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कराची के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था कि जिसमें के इलेक्ट्रिक को एडिशनल उन्होंने जो ना मेगावाट्स दिए, और वो लोड शेडिंग नहीं है। आप देखें पूरे शहर में, नहीं तो हम तो खुद बाय रोड पर आ जाएंगे। जिस दिन हमने महसूस किया कि कराची आई जो अगर इतनी परेशानी में, तो हम तो आएंगे ही। सो लिहाजा हम समझते हैं कि 660 मेगावाट जो एडिशनल इन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है एनडीटीसी से, जिस पे हम खुद काम कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ अगर वो हो जाएगी। खुर्रम साहब, मुझे लग रहा है इस बार आप आवाम से या इंटरेक्शन है, या आप उन एरियाज में जा नहीं रहे हैं, या आपको लोगों की तकलीफ परेशानी का पता नहीं चल रहा है। सर वरना आप यहाँ पर शो में की बात नहीं कर रहे होते कि बेहतर काम कर रहे हैं। नईम साहब, आप सुन रहे हैं, खुर्रम साहब वो शख्स हैं जो सबसे ज्यादा निकल रहे थे सर, सड़कों पर थे, आज कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बेहतर काम कर रही है। देखिए किरण, मसला ये है, हमारे खुर्रम भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन प्रॉब्लम पीटीआई के दोस्तों का ये है, या किसी भी ये हुकूमती जमातें होती हैं,
कि बजाय इसके कि कराची के अवाम का मुकदमा लड़ें, ये के इलेक्ट्रिक का मुकदमा लड़ने लगते हैं। और उसके असबाब हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जाहिर है सबका हिसाब किताब बना हुआ है पार्टियों का। देखें, बात यह है कि अगर सारा इनिसार एनटीडीसी पे ही होना है तो और 1250 मेगावाट के बाद मजीद 600 मेगावाट 650 मेगावाट इनको मजीद फराहम करना है, तो खुर्रम साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, मैं मौका दूंगी आपको, सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी जी नईम साहब कंप्लीट कर लें। मैं बात करूं ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब सारा इनिसार एनटीडीसी पे होना है तो भाई वो 900 मेगावाट वाला प्लांट कहां चला गया जो 15 मार्च को चलना था? और अगर इनके जो ऑयल वाले प्लांट है वो क्यों नहीं चल रहे? सिर्फ सारा इनिसार गैस पर है, वो भी विफाक इनको फराहम कर रहा है एक प्राइवेट कंपनी को, और इसी तरह से बिजली भी फराहम कर रहा है। तो फिर इनका कहां? और फिर बात यह कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इनका सिस्टम ट्रिप कर जाता है, इसलिए कि इन्होंने उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। 52 अरब रुपए तो किलो बैग के सिर्फ कराची के शहरियों के खाए बैठे हुए ये के इलेक्ट्रिक वाले, ये हुकूमत वाले उनसे क्यों नहीं लेते? के इलेक्ट्रिक को अपनी कंपनी समझ रहे हैं ना, ये कराची के आवाम को अपना नहीं समझ रहे। खुर्रम भाई, शहर में निकल कर देखें आप, जहां पर लोड शेडिंग फ्री एरिया है वो भी 90% नहीं तो कम से कम 85% वहां पर लाइट जा रही है एक घंटे। और ये कहां लिखा हुआ है कि जिन एरियाज में लॉसेस हो रहे हैं तो वहां सबके सब लोगों को 7.5 घंटे की लोड शेडिंग भी दोगे और 5-5, 6-6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग करोगे? तो इंसान समझा हुआ है आपने इन लोगों को। और फिर सर लॉसेस को बिजली के बिल में लॉसेस को पूरा भी किया जाएगा, हुकूमती नुमाइंदों को बिजली के बिल में सर लॉसेस को पूरा भी किया जाएगा। खुर्रम साहब रिस्पॉन्ड कर दें। हाँ नहीं, देखें जो चीजें इन्होंने हाईलाइट की हैं के इलेक्ट्रिक के बारे में कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी थी उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो ही ठीक फरमा रहे हैं ना, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हालात लास्ट ईयर थे जिसके ऊपर हम तहरीक इंसाफ खुद अपने ही इस इदारे के खिलाफ, हमारा इदारा तो नहीं है, प्राइवेट इदारा है, लेकिन जाहिर है कि नेपरा उसको देखता है, हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया। मेरा आपको ये कहना है कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से जो है वो बहुत बेहतर हालात हैं। बाकी नईम साहब का ये कह देना कि हमारे को हिसाब किताब बने हुए, तो मेरे भाई साहब आप किसी गलत फहमी में मुब्तला होंगे। हराम हमने खाते ना हमारे घर वालों ने हमें कभी सिखाए, इस तरह की लैंग्वेज आप ना यूज करें। और दूसरी चीज ये है कि डेफिनेटली बेहतरी की बहुत जरूरत है। मैं तो बार बार ये कहता हुआ आया हूँ कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बस की बात नहीं है, हमारे शहर के अंदर और मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए और लोगों को देना चाहिए, जिसपे डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है काम कर रही है। जो 600 मेगावाट मैंने आपसे कहा वो गलत कह दिया था, 300 मेगावाट और एडिशनल इनको रिक्वायर्ड है, जो कि हमने खुद जो है हमाद अजहर साहब से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने कहा था कि 300 मेगावाट एडिशनल थ्रू एनडीटीसी जो है ना हम इनको दें। अब वो उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने खुद कितना जनरेट करना, अगर इसी आसरे में हम बैठे रहेंगे तो मेरे ख्याल से फिर कराची क्या करेगा, कराची बैठ के रोता रहेगा। सर कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस 300 मेगावाट को बर्दाश्त कर सके। तो आप जिन 300 मेगावाट की बात कर रहे हैं सर, अपग्रेड हो गया है सर सिस्टम, ये बर्दाश्त कर लेगा सिस्टम के इलेक्ट्रिक का? सर नहीं, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक उसको बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने खुद ये डिमांड की है फेडरल गवर्नमेंट से कि ये हमें एडिशनल जो है ये पॉसिबिलिटी है उसको दिया जा सके, तो उस पर हम काम करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि जो रिक्वायरमेंट जो यूजेज है वो भी बहुत ज्यादा कराची शहर के अंदर बढ़ी है। सो ये कह देना है कि दूसरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये नामुनासिब है। बेहतरी जरूर आई है और बेहतरी की जरूरत है, परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर और जो है निजाम को बेहतर करना है। दूसरी चीज ये है कि ये तो हम बहुत पहले से कहते हुए हैं कि के इलेक्ट्रिक के जो एग्रीमेंट थे, के इलेक्ट्रिक ने जिस दौर के अंदर एग्रीमेंट किए थे उसको उन्होंने पूरा तो नहीं किया है जितना उन्होंने सिस्टम को बेहतर करना था, जितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी। खासतौर पर जब उन्होंने कहा था कि हम ये एबीसी वाइज लगाएंगे और लोड शेडिंग का खात्मा होगा, तो वो भी उस सूरत में पूरा नहीं हुआ है। बाकी ये है कि बेहतरी तो हर वक्त करनी चाहिए, बेहतरी होती रहेगी। जब हमें लगेगा पूरा शहर आपका बंद हो गया है, लोग परेशान, हम उतरेंगे, जाएंगे जरूर। सर तैमूर साहब, सर आपको भी लग रहा है कि बेहतरी आ गई है? देखिए जी, एक इल्जाम हर कोई लगाता था कि पीटीआई की हुकूमत इसको अपना इदारा समझ के ओन करके बैठी हुई है, तो ये बात तो मेरे भाई खुर्रम शेरजमान ने बड़ा अच्छी तरह से क्लियर कर दी। मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से क्या क्या गालियां दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक को। जो लोगों के साथ जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता नहीं क्यों पीटीआई देख नहीं रही है। आपने मेरे ख्याल से एक बात दुरुस्त फरमाई नईम भाई ने कि शायद खुर्रम शेरजमान साहब निकल नहीं रहे पब्लिक में, वो पब्लिक की आवाज नहीं सुन रहे, शायद उनका राब्ता पीटीआई का मुनक़ता हो गया है। क्योंकि वैसे भी जहां पर भी आजकल पीटीआई के नुमाइंदे जाते हैं तो या तो टमाटर लगते हैं या फिर उनको अंडे लगते हैं, तो इनका शायद मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो चुका है अवाम के साथ। बहुत ही दुख की बात है कि आप एक इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कोई पॉलिसी लाइन मिली हुई है। आप अवाम की चीखो पुकार सुने। आपने देखा भी किरण
13 इलेक्शंस हुई, 13 जनरल बाई इलेक्शंस हुई हैं, पीटीआई ने 13 में से 12 हारी हैं। हाँ, तो सर आप भी मैंडेट रखते हैं इस इलाके का, इस शहर का, इस सूबे का। खुर्रम साहब आप भी मैंडेट रखते हैं। अब कराची वालों की आवाज अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं ना, तो ये कुछ मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ, जरा गौर से सुने। खुर्रम साहब, बिजली की सूरत हाल तो ऐसी है जी कि कभी 11 बजे बंद कर देते हैं, कभी दिन जो दिल करे इनका बंद कर देते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि पानी का टाइमिंग होती है तो बिजली बंद होती है, पानी नहीं आता। रात 3 बजे आती है तो फिर बच्चे तो थोड़ा सा पंखे में सुकून से सोते हैं। यहाँ पे लाइट जाती है रात में 4 बजे और सुबह कोई 6 बजे आती है, कभी 7 बजे भी आती है, फिर 7 बजे आती है 5-10 मिनट की नहीं, फिर दोबारा भी चले जाती है। अगर दिन में भी जाए तो समझ में आता है, तो रात में चले जाती है, फिर सोने का टाइम है, नींदें खराब होती है। हम आदमियों का मसला नहीं, हम गली में भी जाके बैठ जाते हैं, छत पे चले जाते हैं, लेकिन औरतें और बच्चे हैं ना, वो रुल जाते हैं। लाइट तो जब रात को सोते हुए चली जाती है ना, उससे तो लोग बहुत परेशान हैं। बिल तो माशाल्लाह ऐसे आते हैं कि कभी 20,000 तो कभी 22,000, बहुत परेशान कर गए। सर सारी रात बिजली नहीं है, औरतें बच्चे रुल रहे हैं बेचारे, इतनी शदीद गर्मी है, आप कह रहे हैं सूरत हाल बेहतर है। खुर्रम साहब, देखिए मैंने कंपैरिजन आपसे किया है कि हालात पिछले साल बहुत ज्यादा खराब थे, इतने खराब थे कि पूरा शहर बाहर निकला हुआ था। फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें अपना रोल प्ले किया, जो सीनियर मिनिस्टर्स थे खुद यहाँ पर आए, आपके सामने गवर्नर साहब भी आए। सिस्टम में बेहतरी हुई है, लेकिन मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है, बेहतरी करने की और जरूरत है। ये मैंने आपसे कहा कि जिन एरियाज में जो के इलेक्ट्रिक की जो एक स्टेटमेंट है उनकी ये है कि जहाँ पे हाई लॉसेस है वहाँ पे हम करते हैं। मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे इंटरव्यूज लिए हुए, लेकिन मैं नहीं आपसे कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, और बेहतर करने की जरूरत है। इसी शहर के हैं खुर्रम साहब, ये यकीन कर लें कि ये इसी शहर के हैं। सर फिर एक और बात ये भी है कि अभी तो सिर्फ सूरज ने आके दिखाई है, ना बारिश हुई है, ना लोग सड़कों पर आए, अभी से ये हाल है, अल्लाह जाने आगे क्या होने वाला है। एक तरफ नाज़रीन हाल, मेरे साथी तीनों मौजूद हैं, एक तरफ हाल ये है अवाम के इलेक्ट्रिक की वजह से इतनी ज्यादा परेशान है, दूसरी जानिब ताजर बेचारे वो अपनी बदहाली की वजह से परेशान है। ताजरों के हवाले से बात करते हैं। आज जो कुछ हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जरा कुछ दिखा देती हूँ आपको, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आइन में दर्ज है गवर्नर राज भी, और आइन में ऑप्शन मौजूद है सूबे का भी। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों को आफतज़दा इलाका करार देकर के टैक्स माफ किया जाए, उनकी यूटिलिटी की बिल माफ किया जाए। वजीर आला साहब अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को मुतनब्बे कर दे, अगर उन्होंने इस ताजिर बिरादरी को और कराची की आवाम को उनकी गिरेबान पे हाथ डाला तो आप इस शहर में नहीं रह पाएंगे। जिसको इस मुल्क को तबाह करना है उसको फौज कशी करने की जरूरत नहीं है, उसको एक पीपुल्स पार्टी जैसी हुकूमत ही काफी है। तो भाई एक तरफ आवाम ऑब्वियसली परेशान है बेचारे लोड शेडिंग की वजह से, दूसरी तरफ शहर के ताजर भी अब एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। कोई ताजर रहनुमा सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर रहा है, कोई सिंध हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे रहा है। साथ ही फिर MQM ने भी मुतालबा किया है कि कराची, हैदराबाद में ताजरों के लिए टैक्स माफ़ किए जाएं। सूरत हाल गंभीर हो रही है। जमील पराचा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर आपको खुशामदीद कहूँगी। आप लोगों ने तो गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया सर, बड़े परेशान आप लोग दिखाई दे रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट साथ मौजूद है आपके इस मुतालबे पर भी। देखिए हमने बारहा हम चीख रहे हैं, हर चैनल्स पे आके कहते हैं कि हमारी परेशानियों को देखा जाए। सिंध गवर्नमेंट से अपील करते थक गए कि आपने जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की टाइमिंग की हुई है, सख्त तरीन गर्मी है, घाघ नहीं निकलते, और NCOC ने 8 बजे का टाइम दे रखा है, हुकूमत सिंध ने 6 बजे का टाइम कर दिया। तो और ना कोई मशावरत, ना कोई बातचीत, ना किसी को बुला के कोई बात करने की तौफीक हुई सिंध गवर्नमेंट को। सिर्फ इनके एक नोटिफिकेशन आते हैं कि 6 बजे का लॉकडाउन कर दिया गया है। अब बताएं 4 बजे जब घाघ घर से निकलेगा, 2 घंटे में क्या ताजिर कारोबार कर पाएंगे। इसी तरह रमजान मुबारक में देख लें जो कुछ हशर हुआ हमारा, कि रमजान मुबारक में लोगों ने अपनी जायदादें गिरवी रख के, लोगों ने अपने मकान के, दुकान के, गाड़ी के कागजात रखवा के पैसे उठा के माल खरीदे थे कि ये हम रमजान मुबारक में बेचेंगे। ईद का सबसे बड़ा सीजन होता है, लेकिन वो इस तरह से कारोबार कर ही नहीं पाए। अच्छा सर, अब एक और भी बात है, आपकी जो ताजरों की जानिब से ये बात की जा रही है, पुलिस वाले भत्ते ले रहे हैं सर। ये सरीना मोबाइल को मोबाइल मार्केट जो है डीसील करने के लिए भी करोड़ों रुपए के भत्ते दिए गए। जी हाँ बिल्कुल। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो साथी हैं उन्होंने इस बात को ओपन कर दिया है कि लाखों करोड़ों रुपए के भत्ते जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ना मार्केटें ओपन की जाती हैं। किस कदर बेरा रवि का हिसाब है आप समझे। एक ताजिर की इज्जत ये रह गई है कि उसको कॉलर से पकड़ के और उसको गाड़ियों में डाल दिया जाता है। अब उससे रास्ते में मामलात भी तय किए जा रहे हैं। ये तो मैं हैरान हूं इस बात पे कि कौन ले रहा है सर भत्ते, खुल के बताएं। देखिए इंतजामिया और जो
पुलिस एहलकार हैं वो रास्ते में ही बातचीत शुरू कर देते हैं, और जो रास्ते से उनको बताया जाता है जिसके पास कुछ नहीं है वो देने से इनकार कर रहा है, उसको फोन करके उसकी FIR कटवा दी जाती है। थाने पहुंचने से पहले FIR कट रही हैं, दर्ज हो रही हैं। तो ये एक अजीब पुलिस स्टेट बना दिया गया है कराची को। मैं हैरान हूं इस बात पे कि जो ताजिर टैक्स पेयर हैं, जो ताजिर इस तरह से हर तरह से कुर्बानी देते चले आ रहे हैं, उनको आज उनका ये हाल कर दिया कि एक आम पुलिस एहलकार कॉलर से पकड़ के गाड़ी में डाले और उसको ले जाए। सिर्फ 5-10 मिनट की तैमूर साहब सर सुन रहे हैं आप, सिचुएशन है आपका यहाँ पर जो सिचुएशन है, यानी ताजिरों से भत्ते वसूल किए जा रहे हैं, उनको पकड़ कर लेके जा रहे हैं, रास्ते में सेटलमेंट हो रही है। सर या तो कानून पर अमल दरामद करवा लें या फिर इन मामलात को देख लें। इंतजामिया पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ताजिरों की तरफ से पुलिस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सर देखिए किरण, रिश्वत देने और लेने वालों बराबर के कसूरवार हैं मेरे ख्याल से। जो रिश्वत देता है और जो रिश्वत लेता है, उन दोनों के साथ एक ही सलूक होना चाहिए। रिश्वत देने का मतलब ये कि कोई गलत काम करना, उस गलत काम के एवज में करना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताजिर बरादरी से, अगर इनके पास कोई जेन्युइन कंप्लेन है बताएं, हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के थ्रू छापे लगाएंगे, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का एहलकार उसको अरेस्ट करेंगे। पर कौम को भी, आवाम को भी साथ मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आवाम भत्ते देती रहे। अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसने कानून को तोड़ा है। कानून ना तोड़ने वाले पे तो एक्शन नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं ताजिर बरादरी परेशान है, मैं मानता हूं कि टाइमिंग बढ़ने चाहिए, मैं ये भी मानता हूं कि उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद फैसले करने चाहिए। पर इंशाल्लाह ताला 6 तारीख को ताजिर बरादरी को एक गुड न्यूज मिलने वाली है, इसलिए मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अमल दरामद करें जो कानून निकला हुआ है उस पे। और कुछ ही दिन की बात है, इंशाल्लाह ताला इनके प्रॉब्लम सारे हल हो जाएंगे। सर क्या गुड न्यूज मिल रही है सर? कोई बासरा हो जाएगा ताजिरों को, बता दें। क्योंकि हम इसी का इंतजार कर रहे थे कि जरा स्कोर कम हो, जो पॉजिटिविटी रेट है वो जरा कम आए, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। और मैं समझता हूँ 6 तारीख तक और भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो होपफुली लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ तो हम इजी कर देंगे, और हम 6 तारीख से पहले बैठक भी लगाएंगे हमारे ताजिर भाइयों के साथ, और इनके एडवाइस लेके उसके बाद जो भी 6 तारीख का फैसला होगा इनकी मर्जी से इंशाल्लाह ताला होगा। तैमूर साहब 6 तारीख तक का टाइम नहीं रहा अब ताजिरों के पास। रोज घरों पे फाके शुरू हो गए लोगों के, लोग परेशान हैं। अगर मैं समझता हूँ खुदकुशी हराम नहीं होती तो कितने लोग खुदकुशी कर चुके होते, जो उनके घरों के हालात हो गए। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं पता चल रही है? क्यों आप लोगों ने अब तक मीटिंग नहीं की है? क्यों आपने हमसे बात नहीं की है? अब तक हम परेशान हैं आपसे बार बार। शायद आपकी मेरी महीना 1.5 महीने पहले भी आप एक चैनल पे थे तो मेरी आपसे बात हुई थी। आपने जब भी कहा था मैं कल आपकी मीटिंग रखवाता हूं, वो कल आज तक पूरी नहीं हो रही है। किससे दाद फरियाद करें हम अपनी? किसके पास जाके बात करें? कोई सुनने वाला नहीं है दाद फरियाद। तो हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, हम वजीर आजम से भी अपील करते हैं कि ये वो शहर है जो 67% रिव्यू देने वाला शहर है। ये खुदारा इसकी तरफ कोई निगाह करें, इस पर कोई एक्शन लें। कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ करके दिखाएं। आप आज हमारे ताजिरों ने गवर्नर राज का भी मुतालबा कर दिया कि ये करके दिखाएंगे, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम क्या करें? मुतालबात करते करते थक गए, लेकिन कोई हमारी दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। सही सर। आज लोगों का ये हाल है, 6 बजे से पहले पुलिस कहीं नजर नहीं आती। जहां डकैतियां हो रही हैं, जहां चोरियां हो रही हैं, अब तो यह हाल है कि दुकानों पे पर्ची आना शुरू हो गई हैं। यानी ताजिर बिरादरी जो है वो किसी भी सूरत सिंध हुकूमत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप लोगों को भी कहा जा रहा है सिंध हुकूमत से ताउन नहीं किया जाएगा, और सर फिर एक बार फिर आप लोगों ने सूबा बनाने की बात कर दी है। सर कितनी बार ये सूबा बनाने की बात होगी ख्वाजा साहब, और कितनी बार फिर इस पर कुछ नहीं होगा और फिर ये बात हो जाएगी? सर ये सूबा बनाने वाली बात तो एक मजाक हो गई है सर। नहीं किरण, आप हमारी बातों को मजाक ना लिया करें, ये बड़ी संजीदा बात है और सिंध के शहरी इलाकों के दिलों की आवाज है। और मैं आपको इसकी संजीदगी की एक मिसाल में ये दे देता हूँ कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। कोई पार्टी अपने मंशूर का जब किसी एजेंडा रखती है ना, तो वो एक संजीदा एजेंडा होता है, और इसको हम जब भी इस तरह का एहसास महरूमी होता है तो हम इसकी इफादियत पे जोर देते हैं, हम ये नारा नहीं लगाते। अब आप देखेंगे ताजिर बिरादरों की आवाज कोई आज की तो नहीं है, ये पिछले 5 साल से, बल्कि 8-9 साल से, जबकि हीट स्ट्रोक आया था पहली दफा, जब से ताजिरों के मसाइल हैं। कोरोना में आप बताएं, अगर ये हमारी फलाही अंजुमने ना हो, जिस तरह हमारी KKF है और दीगर तमाम अंजुमन ना हो, तो यहाँ तो लोग भूखे मर जाए। जो रोज खाने और रोज कमाने वाले, सिंध हुकूमत ने कौन सा रिलीफ दिया है?
स्कूलों की फीसों से लेकर बिजली के बिलों से लेकर आटा दाल चीनी तक किसी मजदूर को, किसी गरीब को कोई रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है तो मुझे पता है। दूसरी बात ये, एनसीओसी विभाग का एक इदारा है, आपको लाजमी 2 घंटे आपने मुर्गे की एक टांग के 6 बजे बंद करना है। क्यों बंद करना है? पूरा पाकिस्तान हार्डवे बंद हो रहा है, आपके दिमाग में कौन सा खन्नास है 6 बजे बंद होना? और 5 बजे से पुलिस डंडे लेकर दुकानें बंद कराती है और 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए रिश्वत देती है। और आखिरी बात ये कि कच्चे में डाकू नाच रहे हैं और पक्के में पुलिस नाच रही है, तो हमारा होगा क्या ये बताएं ना। ये तो सिंध हुकूमत क्या कर रही है? सही। अब ख्वाजा साहब, अब सुबह वाली जो मैंने बात की थी ना, आगाज में सवाल जो किया था सर, मुझे आपकी बात से ये समझ आया कि अब आप कह रहे हैं कि अब भी सुबह बन सकता है, लेकिन ये जो मुहिम है ये सुबह बनाने के लिए नहीं है, ये दीगर चीजों के लिए है, लेकिन ये सुबह बनाने के लिए नहीं है। बन सकता है सुबह। नहीं, आप समझी नहीं। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, सिंध में ऐसे कई अवामिल हैं जिसमें तासुब है, तफरीक है, देही और शहरी सिंध है, नौकरियों की बंदरबाट है, अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेशन है, एक्सपेंडिचर है। इन सब बुनियादों पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध में 2 हिस्से हैं, एक देही सिंध और शहरी सिंध। और शहरी सिंध के अंदर जब जब ये एहसास महरूमी जागता है तो हमारा जवाब मजबूत होता है सूबा बनाने का। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं। सही। अब नईम साहब, बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि बजाय इसके कि जो टाइम लिमिटेड किया हुआ है, इसके बजाय 24 घंटे का टाइम दे दिया जाए, ताकि जिसके लिए जब सहूलत हो वो उस वक्त आके शॉपिंग कर ले, और फिर उसके बाद ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बरकरार है। समझते हैं सर ऐसा होना चाहिए? हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि टाइम को स्क्वीज करके जब आप मार्केटें खोलते हैं तो उसमें रश बढ़ जाता है और कोरोना के हवाले से भी खराबी ज्यादा फैल सकती है। आप इसको जितना फैलाएंगे, आप 10 बजे तक कर दें तो मैं समझता हूं कि रश कम हो जाएगा। अब इस वक्त लोग ऑफिस से निकलते हैं और मार्केटों के ऊपर रश करते हैं और मार्केटें बंद होना शुरू होती हैं, पुलिस के भत्ते शुरू हो जाते हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। और मैं टालपुर साहब से कहूंगा कि यहां तो बराह रास्त जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये पुलिस से लोगों को निजात दिलाएं। लेकिन क्या करें कि लोग कहते हैं कि पुलिस भी तो किसी को भत्ता देती है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके नतीजे में ताजिल रुल रहा है आम लोग। और फिर मैं आज आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि ताजरों का मसला तो है ही शदीद, लेकिन ये विफाकी हुकूमत और हुकूमती जमातों ने और सूबाई हुकूमती जमातों ने जो इमदाद थी वो ताजरों, छोटे दुकानदारों और स्कूलों को क्यों फराहम नहीं की है? ये 1400 अरब रुपए जो आए थे वो स्कूल के लोगों को क्यों नहीं मिले? स्कूल क्यों बंद है अब यहाँ पर? कॉलेज क्यों बंद है? यूनिवर्सिटी क्यों बंद है? सबसे अच्छी जो जिसे कहना चाहिए कि स्कूलों के अंदर जो है वो SOP पे अमल हुआ था। आधे बच्चे एक दिन आते थे, अगले दिन आते थे, कोई शिकायत नहीं आ रही थी। जब जरा सी कुछ होता है हमारी ये सिंध हुकूमत तो स्कूल को बंद करने पे सबसे पहले जो है वो जोर देती है। स्कूल खोले जाएं, मार्केटें रात तक खोली जाएं, ये मसला जो है वो हल सर, अब तो वालिदैन इस बात पर भी एहतजाज कर रहे हैं कि पहले जो 20% का डिस्काउंट दिया गया था अब उस पर भी बात नहीं की गई जब से स्कूल बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। साथ थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो PTI हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल हुए हैं। जो 100 दिन के वादे किए थे 1000 दिन में कितने मुकम्मल हुए हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जो मेन चीज़ें हमने इस 100 डेज में कोशिश किया करने की कि हमने निचले तबके को ऊपर उठाना, हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लो कॉस्ट हाउसिंग का हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं। उधर भी हमने अपने आप को बड़ा स्टीप टारगेट सेट किया और वो है 50 लाख का 5 साल। हमने ये जो फैसला किया कि जुनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, एक सूबा बनाना आसान नहीं है, इसके बड़ी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए हम पूरी अभी से प्रेपरेशन करेंगे, बल्कि अभी कमेटी बना देंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, जो डिलीवरी है, जो सिविल सर्विसेज हैं, उनको कैसे हमने रिफॉर्म करना है और किसी को डीपोलिटिसाइज किया जाए। मेरिट लेके आए, गवर्नमेंट के अंदर मेरिट लेके आनी है, सजा और जजा लेके आ रही है, एनवायरनमेंट है, देखिए माहौलियात है, ये भी 100 डेज का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ एक ही तोड़ है, दरख्त उगाना, और ये पाकिस्तान की लग्जरी नहीं रह गई, ये एक इमरजेंसी है। जब आपके पास पॉलिटिकल विल होती है, जब आप फैसला कर लेते हैं ये जो मेरा 100 डे प्रोग्राम है ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा, गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा, तो हो जाएगा ये।
वेलकम बैक जी। पीटीआई हुकूमत के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन 100 दिन के वादे 1000 दिन बाद भी पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान साहब का 100 रोज़ा प्लान, भला वो किसे याद नहीं होगा, वो भूल कौन सकता है। जिन्हें 3 माह में पूरा करना था, वो अब तकरीबन 3 साल भी नामुकम्मल है। क्या करना था और अब तक क्या क्या किया, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं ना, याद करते हैं। पहला वादा फलाही रियासत का था। एहसास प्रोग्राम, लंगर खाने, कोई भूखा ना सोए जैसी स्कीम्स का आगाज़ फलाही रियासत की जानिब पहला कदम ज़रूर इसे कहा जा सकता है, लेकिन कानून की अमलदारी के बगैर कोई रियासत फलाही रियासत नहीं बन सकती। सानेहा साहिवाल से उसामा सत्ती कत्ल केस तक बहुत कुछ है जो हुकूमत और अवाम दोनों के लिए गौर तलब है। ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक करने का वादा भी पूरा होता तो नज़र नहीं आया। अलबत्ता खुद वज़ीर आज़म और उनके वज़रा बारहा ब्यूरोक्रेसी के अदम ताउन और उनकी पिछली हुकूमतों से वफादारियों का शिकवा करते हुए नजर आए। नए सूबे के नाम पर नाज़रीन वोट लेने वाले खुसरो बख्तियार ने 3.25 सालों में भूले से भी नए सूबे का नाम नहीं लिया। बहैसियत काबीना मेंबर उनकी 3.25 साल कारकर्दगी कप्तान ही बेहतर जानते हैं। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का वादा बिलाशुबा कप्तान ने पूरा कर दिया, लेकिन जनूबी पंजाब 1000 दिन बाद भी सूबा नहीं बन सका, बल्कि भावलपुर में कायम किया गया सेक्रेटरीट भी बंद हो चुका है। बिलियन ट्री मनसूबा पूरी आबोताब से जारी है। 1000 दरख्तों का वादा अरबों तक जा पहुंचा, लेकिन 1 करोड़ नौकरियों का कोई पता नहीं है। सरकारी इदारों से बरतरफियों की लिस्ट तैयार होने की कयास आराइयाँ तो हैं ही, लेकिन खुद हुकूमती सालाना प्लान रिपोर्ट कह रही है कि रवा साल बेरोज़गार अफराद की तादाद 60 लाख तक हो सकती है। खारजा पॉलिसी में इस्लाहात का वादा बेहतर तरीके से पूरा हुआ। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंतहाई शानदार रही, लेकिन कराची में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन 1000 दिन बाद भी शुरू नहीं हो सका है। यहाँ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का क्रेडिट सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को जाता है। टैक्सेस का बोझ को कम करने के बजाय होशरुबा इजाफा हो चुका है। बिजली और गैस की कीमतें भी बिला नागा बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी काबीना ने बिजली की कीमत में 1 रुपये 72 पैसे इजाफा कर डाला। अब सोने पे सुहागा, हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नेपरा एक्ट में तरमीम कर डाली है, जिसके बाद सरकार को इजाफी सरचार्ज आयद और बिजली मज़ीद महंगी करने का फ्री हैंड मिल गया है। नाज़रीन, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर ऑब्वियसली सनतों पर पड़ रहा है। सादा फार्मूला है, पैदावारी लागत बढ़े तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाती है। इदारा शुमारियात का जो हालिया सर्वे हुआ, इसके मुताबिक पाकिस्तान में 38% घरानों के माशी हालात को पहले से ज़्यादा बदतर कहा गया है, जबकि बाकी 46% घरानों के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। गोश्त तो महंगा है ही, गरीब के लिए सब्ज़ी और दाल भी लग्जरी बन चुके हैं। अली हैदर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अली, आपको खुशामदीद कहूँगी। ये चीज़ें मैंने सारी आपको बताई और मुज़म्मिल असलम साहब भी माहिर माशियात हैं, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अली, मैं चाह रही हूँ ज़रा पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हो गए, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको रात को नींद नहीं आती है। तो आप इजाज़त है हमें घबरा लें? आपको याद होगा, देखें, असल जो मईशत की बात है वो तो मुज़म्मिल साहब करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि शुरू के 1.5 साल, ये मैं वज़ीर आज़म साहब को ही कोट कर रहा हूँ, शुरू के 1.5 साल उनको सही अदादोशुमार पता ही नहीं थे, उनको सही अदादोशुमार दिए ही नहीं गए। यानी आप यहीं से अंदाजा करें कि अदादोशुमारी जब वज़ीर आज़म साहब तक सही पहुंच नहीं रहे तो पॉलिसी वो क्या बनाएंगे। यही तो वजह थी कि हफीज शेख साहब ने कहा था कि 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, हालांकि उस वक्त मार्केट के अंदर 400 रुपए किलो के टमाटर बिक रहे थे। तो जब हमारे हुक्मरानों को सही इंफॉर्मेशन या उन तक पहुंचेगी नहीं, या उनकी टीम माशाल्लाह इतनी अहल होगी कि वो उन तक पहुंचा ही नहीं पा रही होगी, तो वो सही फैसले कैसे करेंगे। देखिए, मईशत के बारे में, मईशत सुकड़ी है, बेहतर हुई है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ गरीब के घर का चूल्हा ठंडा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि बिजली का बिल जो पहले 10,000 आता था अब 50,000 आता है। गैस का बिल, अब गैस अव्वल तो आती नहीं है, अगर आ जाए तो उसका बिल उससे ज्यादा आता है। जो आम चीजें हैं वो आदमी की दस्तरस से दूर हुई हैं। आटा महंगा हुआ है, चीनी को आप 55 रुपए से 110 पे ले आए, 110 से आप 85 पे लाकर कह रहे हैं कि देखें जनाब हमने आवाम को कितना बड़ा रिलीफ दे दिया। भैया, आपके दौर में 55 से 185 पे हुई है, आप उसको वापस उस कीमत पे लेके आओ तो हम माने। 90 अरब रुपया चीनी माफिया डकार गया
किसी को कुछ पता नहीं है वो 90 अरब रुपए कब आवाम की जेबों में वापस आएगा। वाकई पता ही नहीं चला था शुरू के 1.5 साल ये हो रही थी इस वजह से कि वजीर आजम साहब को पता ही नहीं था पहले 1.5 साल के हो क्या रहा है। नहीं वाकई ये उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया अपना कि उनको पता ही नहीं था, इदराक नहीं था। वाकई में इदराक नहीं था अली, या फिर ये वोट लेने के लिए सारी बातें कर दी गई, इसे मंशूर का हिस्सा बना दिया गया और फिर बाद में जो प्रैक्टिस चल रही है वो हमारे सामने। देखिए हमारे यहाँ एक मसला है, देखिए ये बात पहले असद उमर साहब से भी हो रही थी कि अब अमेरिका में जैसे जो बाइडन जब आए, जब वो इलेक्ट हुए तो वो जो ट्रांजिशन का टाइम था उस दौरान उनको बिठा के ब्रीफ किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हुजूर अब आप जो कुर्सी संभालने जा रहे हैं आपके मुल्क में ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं, इतना हमारे पास खजाना है, उसमें ये गुंजाइश है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसके पास पहले कोई तजुर्बा ना हो वो पहले तो आके उस अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, अपनी हुकूमत को एक लेबॉर्ट्री बनाता है, एक तजुर्बा गाह बनाता है। यही सूरत हाल इनके साथ थी। शेडो गवर्नमेंट कभी इन्होंने बनाई नहीं, कभी इन्होंने उस तरह से अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया कि जब भी हुकूमत हमारे पास आ गई तो हम करेंगे क्या। अब आप देखें ना कि अगर कोई एक शख्स भी मईशत को ठीक चला रहा होता तो वो टिकता। असद उमर साहब इनके फ्लैगशिप वो थे, पोस्टर बॉय थे जिनको दिखा के उन्होंने वोट लिया कि ये आते ही मईशत को ठीक कर देंगे। 6 महीने में फारिग। फिर हफीज शेख साहब आए जिनको 17 रुपए किलो टमाटर पता नहीं कौन सी मंडी में मिल रहे थे, वो फारिग। अब शौकत तरीन साहब, और शौकत तरीन साहब का अपना स्टेटमेंट है, उससे ना मैं झुटला सकता हूँ ना मुजम्मिल साहब ना कोई और माहिर मईशत। लेकिन मुजम्मिल साहब कहते हैं, अली मुजम्मिल साहब कहते हैं जो अच्छी बात है, रख दिया था जो अच्छी बात है उसे हमारा मसला ये है कि हम अच्छा कहते नहीं है। तो मुजम्मिल साहब से पूछ लेते ना सर, 1000 डेज हो जाने के बाद कितने मार्क्स देते हैं आप पीटीआई की परफॉर्मेंस को? सर हुकूमत को कितने नंबर देते हैं? देखें मैं ग्रेडर तो हूं नहीं, मैं तो आपको ग्रेड मेरी पिछले महीना डेढ़ पहले जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर के मुलाकात हुई जब शौकत तरीन अपॉइंट हो रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि इस साल बम्पर वीट क्रॉप आ रही है। तो उस वक्त तक उनको इल्म नहीं था कि बम्पर वीट क्रॉप आ रही है, और उन्होंने लेकिन उसके काउंटर में मुझे ये कहा कि आपको पता है पिछले साल मेरी जो गवर्नमेंट के लोग थे और सूबों ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि 26 मिलियन टन की गंदम आ रही है, लेकिन आखिर में वो जो है बारिश हो गई और फिर वो उन्होंने कहा 24 रह गई। तो ये डाटा जो है पहले कुछ बताया जाता है बाद में कुछ हो जाता है। अब ये कमजोरी किसकी है? वजीर आजम की है, इदारों की है, किसकी है? आपको याद होगा पिछले साल कोविड था तो 12,000 पे जो है वजीर आजम ने बांटने के लिए कहा था एहसास प्रोग्राम में, और इनके पास डेटा बेस था। इधर सिंध गवर्नमेंट कह रही थी हमने बांटना है, लेकिन उनके पास कोई डाटा बेस ही नहीं था। लेबर का डाटा नहीं है उनके पास। देखें यूजुअली जो लेबर का डाटा होता है, आप जो हो यहाँ पे वो जो है EOPI और पेंशन स्कीम से पैसे लोगों इदारों से ले रहे हो और आपके पास डाटा ही नहीं है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी जो आपने बात की, हैदर ने बात की, वो यही बात की कि हम बोल कुछ रहे होते हैं और रियलिटी कुछ होती है। इत्तेफाक से ये अभी देखें जब ये आए तो आप बड़ी अच्छी कि वजीर आजम ने कहा कि 1.5 साल तक तो मुझे हमारी तैयारी नहीं थी और इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। यही बात नवाज शरीफ साहब ने भी बोली थी। पाकिस्तान में अंडर द कारपेट ब्यूरोक्रेसी ने इतना इनऑर्गेनाइज काम किया हुआ है, जगह जगह पे चीजें छुपाई नहीं है। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनको ब्यूरोक्रेसी के लिए 26 मिलियन टन जो है गंदम आ रही है, आखिर में 26 निकली। तो मतलब ये है कि वी नीड टू हैव प्रॉपर डाटा। अब दूसरी तरफ आप आ जाए कि 1000 दिन में क्या हुआ, कैसे ग्रेड। मैं सिर्फ इस तरह करूंगा कि शिप की डायरेक्शन जो है ना रॉन्ग साइड पे जा रही थी, अगेंस्ट द विंड जा रही थी और हमारी मंजिल किसी और तरफ थी और डायरेक्ट शिप की और तरफ मुंह था। अब शिप की डायरेक्शन हो गई ऑन द राइट साइड। है ना, पाकिस्तान के जो बुनियादी मसले आप लोगों का महंगाई। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आपकी तनख्वाह या आप जो है 5 लाख रुपए महीने की है, अगर कोई आपको कहे कि आप 1 लाख रुपए महीने में काम कर लें, बशर्त ये कि मैं आपको जो है टमाटर 10 रुपए किलो दूंगी, 1 किलो गोश्त जो है 1200 रुपए का है तो मैं आपको 500। अच्छा मुजम्मिल साहब, अब यहाँ पर जीडीपी आपने देखा भारत माइनस में जा रहा है, हम प्लस में जा रहे हैं। सर क्वेश्चन ले लें साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा सर। बड़ी बात बहुत अहम है। तो अभी इस तरह भी हैदर ने कहा कि लाए 55 रुपए किलो पे चीनी, लाए आटा 35 रुपए किलो पे। भाई आटे की आज गंदम की हुकूमत ने वैल्यू 50 रुपए रखी है और वो जो है पिस के आटा जो है 60 से 65 रुपए का होता है। वो नहीं हो सकता। आप गलत बहस में, अगर आप कहें कि
जो है 1200 रुपए किलो की जगह पर है, वो हुकूमत नहीं है। आपको उसकी हर प्रोडक्ट की फेयर प्राइस पे लेकर आना है। अब मैं जो देख रहा हूँ कि चीजों की जो कीमतें जरूर बढ़ रही है, लेकिन उसकी वो फेयर प्राइस है जो उसको मिलनी चाहिए, जो उसकी पैदावार कर रहा है। जब फेयर प्राइस होगी ना तो खुद ब खुद आपके मुल्क में पैदावार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। और आपको जरूरत क्या है कि पे स्केल्स बढ़ाने की, आमदनी बढ़ाने की। हम गलत बहस में हैं। अभी हम ये कह रहे, वो कह रहे हैं 10,000 का बिल आता है 50,000 हो गया। अगर 50,000 मुजम्मिल साहब 10,000 मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है सर। मैं चाह रही हूँ सवाल कर लूँ आपसे। सर मुझे ये बता दीजिए, अभी जीडीपी हमारा 4% से सर ग्रो कर रहा है। भारत में कोरोना के बाद मईशत तबाह हो रही है, तो इसका क्रेडिट सर आप किसको देंगे? आप क्रेडिट देंगे हुकूमत को या कहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से ग्रो कर रहे हैं, जो कि ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है? सर देखें, मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया में एक वाहिद लीडर था इमरान खान, जिसने देखा कि आपकी पॉपुलेशन को वो घर बैठ के नहीं खिला सकते। उन्होंने कहा अल्लाह का नाम लो, एहतियात करो, एनसीओसी बनाई और उन्होंने मईशत खोल दी। ये चीज जो है भारत वो समझा कि वो दुनिया की अमीर तरीन चौथी बड़ी मईशत है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आज उसका हाल आप देख रहे हैं, -7.3% जीडीपी आई है। इसके अलावा हुकूमत ने पॉलिसी पुश भी दी, जीडीपी नहीं खोली। उन्होंने जो है 2000 अरब रुपए स्टेट बैंक के थ्रू दिलाए, 1200 अरब रुपए का हुकूमत ने स्टिमुलस दिया। फिर गंदम की क्रॉप की कीमत जो है 1350 से जो है 2000 की। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिए, इन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आए कि रोजगार के मौके बने। अब मुझे एक बात बताएं कि जब ये रोजगार के मौके बने हैं तो गुर्बत कैसे? गुर्बत महंगाई अपनी जगह है, लेकिन लोगों को रोजगार में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के